जी जी। जी। देखिए, इस साल जो है इलेक्शन हुआ था, तो इस वजह से जो है फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। ठीक है। तो सब लोग जानते ही होंगे कि अंतरिम बजट जो है वो चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि अगर सरकार बदलती है तो वो पुरानी सरकार के बजट के अनुसार तो चल नहीं सकती है। इसलिए ये मान्यता है अलग अलग सरकारों में कि वो जो है चुनावी वर्ष में सिर्फ 2-3 महीने का ही बजट प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो उसको अंतरिम बजट के नाम से जाना जाता है। और अभी जो है ये 23 जुलाई को फुल बजट प्रस्तुत किया गया है वर्ष 2024-25 के लिए। तो इसको देखते हैं एक बार। ऊपर में अगर कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 112 जो है, ये हमारे संविधान का जो 112 आर्टिकल है उसमें बजट के बारे में बताया गया है। बजट शब्द तो कहीं प्रस्तुत नहीं किया गया है, नहीं बोला गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी जगह यूज किया गया है। ठीक है। वित्तीय वार्षिक विवरण इस तरह करके प्रस्तुत किया गया। और ये जो है बजट वो एक प्रकार का मनी बिल होता है। इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और फिर वहां जब हो जाता है उसका प्रक्रिया, तो फिर उसको राज्यसभा में भी वित्त मंत्री ले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें अगर छोटे शॉर्ट कुछ पॉइंट्स देखा जाए वन लाइनर टाइप का, तो ये है कि सबसे पहली बार भारत में बजट जो 1860 में प्रस्तुत किया गया था, और ये जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ है 1947 में, तो के सन्मुखम चेट्टी जो थे वो प्रस्तुत करते हैं। और जब संविधान बन जाता है उसके बाद जो है हमारे वित्त मंत्री जॉन मथाई हैं, वो बजट प्रस्तुत करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट फैक्ट है और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको लिखा गया है। ठीक है। और निर्मला सीतारमन जो है, अभी देखिए आप लोग बात कर रहे थे कि कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। रिकॉर्ड जो है हो सकता है वो सबसे लंबे भाषण का हो सकता है रिकॉर्ड टूटा हो, है ना। सबसे ज्यादा बार जो है बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी देसाई के पास है। निर्मला सीतारमन जो है वो 7 बार बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं, जिसमें से 6 बार फुल टाइम बजट है और एक बार जो है वो अंतरिम बजट प्रस्तुत की हैं। ठीक है। सर निर्मला सीतारमन से पहले सर केंद्र। एक जी। एक एक इंटरप्ट करेंगे। श्री निर्मला सीतारमन के ये बारे में ये है सर कि वो लगातार जो है वो लगातार 6 वर्षों तक का जो है उन्होंने। उसके बाद एक फैक्ट ये भी है कि महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी थी जो पहली बार बजट प्रस्तुत की थी। और फुल टाइम जो है ये निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं। ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखा जाए। अब देखिए इस बार बजट पे जो प्रमुख बिंदु हैं उस पे बात करते हैं। तो बजट में जो है 4 जाति के बारे में बात किया गया है ना। निर्मला सीतारमन जब अपना बजट भाषण शुरू करती हैं तो उसमें 4 जातियों के बारे में बात करती हैं। उसमें वो जाति क्या कहती हैं, तो पहला जाति वो गरीब बताती हैं, दूसरा महिला, तीसरा युवा और चौथा अन्नदाता। अन्नदाता मतलब किसान। यानी ये जो हमारा ये 4 जाति है इसी पे फोकस करके इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। उसके बाद बजट का 4 थीम भी निर्धारित किया गया है उनके द्वारा, जिसमें पहला है रोजगार, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण, तीसरा एमएसएमई और चौथा मध्यम वर्ग। ठीक है। तो आगे जब हम लोग विभिन्न योजनाओं को देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये क्या इसमें कहा गया है। उसके बाद विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं हैं। देखिए ये 9 प्राथमिकता जो है, तो क्या होता है कि बजट में तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा योजना, बहुत सारे अनुदान दिया जाता है। लेकिन ये 9 प्राथमिकता मतलब ये है कि इन्हीं सब से जुड़ा हुआ बजट में आवंटन किया गया होगा। जैसे पहला जो बिंदु है कृषि का। ठीक है। तो कृषि जो प्राथमिकता है उसमें उसको कहा गया है कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता। ठीक है। इस बार जो है कृषि में 1.52 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये फैक्ट उतना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा डाटा जो है हम लोग एग्जाम में कैरी भी नहीं कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखा जाए कि 1.52 लाख करोड़ है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस बार 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी जैव अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो ये 10,000 है। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग की ओर जो है 1 करोड़ किसानों को आकर्षित करने के लिए लक्ष्य किया गया है। तो ये 2 साल में 1 करोड़ किसान जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही साथ बागवानी फसलों पर जो है हाई विल्ड वैरायटी की 109 किस्मों को तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे लगा मैंने उसी को ही लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। जैसे कृषि फसलों की बात की जाए तो 32 फसल पे भी हाई यील्ड वैरायटी की बात की गई है। तो वो उसका कोई उतना वैल्यू था नहीं। मेरे हिसाब से ये जो बागवानी फसल है ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें 109 जो किस्म है इसको ध्यान रखा जाए।
उसके बाद देखिए रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण की बात करें तो इसके तहत जो है ना पीएम पैकेज योजना लाया गया है। पीएम पैकेज, इसमें 5 योजनाओं को जोड़ा गया है। पहला क्या है कि जो पहली बार जो रोजगार प्राप्त करने वाले युवा होंगे उनको प्रथम माह में 15,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और इसको जो है 3 किस्तों में दिया जाएगा, ये भी बताया गया है। साथ ही साथ 210 लाख। जी, कोई कुछ कह रहे थे क्या? जी नहीं। नहीं सर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इसमें 210 लाख युवाओं को जो है टारगेट किया जाएगा। ठीक है, तो पहला योजना ये है। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉय होंगे, है ना, यानी जो नए रोजगार प्राप्तकर्ता होंगे, उनको सरकार जो है 4 साल तक जो है योगदान देगी। मतलब वो जो पेंशन फंड में पैसा जमा करेंगे तो सरकार अपनी तरफ से भी उनको सहायता देगी। दूसरा स्कीम ये है। तीसरा है नियोक्ता के लिए, यानी किसी कंपनी के जो एम्प्लॉयर होंगे, है ना, जो रोजगार देते हैं, है ना, उनके लिए ये दिया गया है कि उनकी तरफ से ईपीएफओ में 3,000 का अंशदान दिया जाएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, चौथा योजना है कि 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा 5 वर्ष में। और इस काम के लिए 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। तो देखिए ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, फैक्ट जो है कि जैसे कि पूछ सकता है कि कितने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे, ये देखा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कितने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो ये 20 लाख है, ये सब ध्यान रखें। अगला है 5 साल, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा, और इंटर्नशिप देने के क्रम में उनको 5,000 का भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण संबंधित योजना बजट में प्रस्तुत किया गया है, वो है। अगला है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। ठीक है, इसमें देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पूर्वोदय योजना चालू किया गया है। पूर्वोदय योजना के तहत 5 राज्यों को फोकस किया गया है, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों का चहुमुखी विकास करने के लिए परियोजना लाया गया है, और इसका थीम रखा गया है विकास भी विरासत भी। ठीक है, उसके बाद देखिए इस योजना के तहत औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा, जो अमृतसर से कोलकाता तक का होगा। और जो ये गलियारा बनेगा उसमें गया को उससे जोड़ दिया जाएगा, और गया में एक औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ महिला एवं बच्चियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपया का भी इसमें अनुदान दिया गया है। उसके बाद पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 ग्रामों को कवर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके तहत क्या होगा, जनजातीय जो गांव होंगे उसमें एजुकेशन का हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कल्चरल डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक ब्रांच खुलेगी। तो ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि कितना ब्रांच खुलेगा या किस बैंक का खुलने वाला है। तो ये याद रखिएगा कि 100 जो है उसका ब्रांच खुलेगा। अगला देखिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है 15,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए भी काफी पैसा दिया गया है। उसके बाद एक सिंचाई योजना है जिसका नाम है पोलावरम सिंचाई योजना, तो इसके विकास के लिए भी अनुदान दिया गया है। साथ ही साथ विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। तो ये सब जो है अवसंरचना संबंधित चीजें दी गई हैं। अगला देखते हैं विनिर्माण एवं सेवा। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या किया गया है। तो इसके तहत जो है एमएसएमई के लिए जो एक मुद्रा ऋण होता है। ठीक है, मुद्रा ऋण में 3 प्रकार का ऋण होता है, शिशु, किशोर और तरुण। तो पहले जो है शिशु ऋण जो है 50,000 तक होता था। किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण ऋण जो था वो 5 लाख से 10 लाख हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इस बार बजट में ये तरुण ऋण का जो ऊपरी सीमा है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की गई है। उसके बाद एक मिशन का बात किया गया है, क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल जो है वैसे मिनरल जिसका अभी निकट भविष्य में काफी उपयोग है, काफी चर्चा में रहने वाली है। तो उस पे जो है एक अलग मिशन चलाया जाएगा, यानी कि उस पे डेवलपमेंट के लिए, उसके खोज के लिए, उसका किस प्रकार से अच्छे से उसका उपयोग किया जा सके, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल मिनरल मिशन चलाया जाएगा। उसके बाद 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट खोले जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए 100 लैब फॉर फूड क्वालिटी टेस्टिंग भी खुलेगा, है ना, यानी 100 लैब्स खोले जाएंगे जो फूड की क्वालिटी टेस्ट करेंगे।
ठीक है। इसके बाद अगर शहरी विकास की बात करें तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 शहर में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की जाएगी। ये देखिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है कि ऐसे शहर का मतलब शहर का बनावट इस प्रकार का किया जाएगा कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और उसका मूवमेंट जो है वो काफी फ्री और इजिली हो सके। ठीक है, तो इस तरह का 14 शहर को डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 5 वर्ष के लिए 2.2 लाख करोड़ का भी केंद्रीय सहायता यानी केंद्रीय बजट में आवंटित किया गया है। उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा की बात करें एनर्जी के लिए, तो एनर्जी के लिए एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम का भी नाम याद रखें। देखिए, एक स्कीम सूर्योदय योजना भी इस साल चलाया गया था। साथ ही साथ देखिए बजट में एक नया योजना आ गया है और इस योजना के तहत 300 यूनिट फ्री एनर्जी दी जाएगी और 1 करोड़ घरों को इससे जोड़ा जाएगा। उसके बाद बजट में एक और बात कही गई है कि एनटीपीसी और बीएचईएल दोनों मिलकर 800 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन का विकास करेगा। अभी जगह नहीं बताया गया है, लेकिन ये बोला गया है कि एनटीपीसी और बीएचईएल मिलकर जो है 8000 मेगावाट का एक थर्मल पावर स्टेशन बनाएगा। अब संरचना की बात करें तो इसमें देखिए ये पॉइंट पेपर में और बजट में जो है काफी चिन्हित करके बताया गया था, इसलिए इसको इस तरह लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि देखिए आप ये देख रहे होंगे यहाँ 1,11,111 करोड़ है ना, यानी 1,11,111 करोड़ रुपया अवसंरचना में खर्च किया गया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है। ठीक है, तो ये वाला जो है जरूर याद रखें कि कितना खर्च किया गया है। उसके बाद असम, सिक्किम और उत्तराखंड में फ्लड मैनेजमेंट का योजना भी चलाया जाएगा, क्योंकि ये सब जो क्षेत्र है आप लोग जानते ही होंगे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण काफी विनाशकारी बाढ़ आता है। साथ ही साथ सिक्किम के साथ भी अभी सुने होंगे पिछले साल की एक वहां पे जो है काफी काफी बारिश बादल फटने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बाढ़ जैसा आ गया था। और उत्तराखंड में भी फ्लड मैनेजमेंट का बहुत जरूरत है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इन 3 राज्यों में जो है फ्लड मैनेजमेंट का योजना लाया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता दिया जाएगा। तो अवसंरचना में ये 3 चीज किया गया। उसके बाद पर्यटन वाला जो है ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, और ये बीपीएससी में पक्का पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि पर्यटन के हिसाब से विष्णुपद मंदिर और महाबोधि टेम्पल, इन दोनों मंदिरों को जो है अलग अलग एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, और कहा गया है कि जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनाया गया है उसी तर्ज पर विष्णुपद मंदिर और महाबोधि टेम्पल का डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद राजगीर और नालंदा का भी विकास किया जाएगा पर्यटन के हिसाब से। साथ ही साथ देखिए एक उड़ीसा को भी इसमें जोड़ दिया गया पर्यटन में, और इसके बारे में देखिए बजट में कुछ खास नहीं लिखा गया था, बट ये इतना लिखा गया था कि उड़ीसा का भी पर्यटन को लेकर काफी डेवलपमेंट किया जाएगा। तो उड़ीसा में भी काफी मंदिर है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, उसके बाद पुरी में बहुत सारा मंदिर है, भुवनेश्वर में है, तो उन सबको लेकर पर्यटन का विकास किया जाएगा। तो उड़ीसा वाला आप छोड़ भी दें, लेकिन ये विष्णुपद मंदिर, राजगीर, नालंदा और महाबोधि टेम्पल ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका पूछे जाने का काफी संभावना है। उसके बाद नवाचार और अनुसंधान विकास की बात करें तो इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है नेशनल इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। ठीक है, और ये इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए ये फंड बनाया जाएगा। उसके बाद अगला है स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। अब ये फंड कहाँ खर्च होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है, बट इसमें कहा गया है कि स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ दिया जाएगा। अंतिम जो पॉइंट प्राथमिकता है वो है अगली पीढ़ी के सुधार। तो अगली पीढ़ी के सुधार के लिए देखिए क्या क्या कहा गया है। पहला है भू आधार। तो जो भूमि है, जैसे हम लोगों को आधार कार्ड मिलता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी तर्ज पर जो है भूमि के लिए भी एक भू आधार नाम का एक शुरू किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनपीएस वात्सल्य योजना एक शुरू किया गया है। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य योजना में क्या होगा कि जो वयस्क हैं, है ना, उन वयस्क मतलब अवयस्क जो होते हैं 14-15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए माता पिता द्वारा अंशदान किया जाएगा, है ना। तो ये एक सेविंग्स करके एक कह सकते हैं कि एक योजना चलाया गया है। तो इस प्रकार देखिए 9 प्राथमिकता में इतनी सारी योजनाओं को जोड़ा गया है। उसके बाद कुछ पॉइंट और है, जैसे कि इस बार टैक्सेशन में क्या बदलाव हुआ है तो उसके बारे में बात करें तो इनकम टैक्स का जो है स्लैब में थोड़ा सा बदलाव किया गया है।
ठीक है, पुराना जो स्लैब था, जैसे में 0 से 3 लाख तक के लिए कोई टैक्स की बात नहीं की गई थी। उसके बाद 3 लाख से 7 लाख तक के लिए है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, क्योंकि ये मतलब काफी बहुत बड़ा चेंज है। हम लोगों को हो सकता है कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो ये चीज नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, लेकिन ये जो है हमारे इकोनॉमी पे काफी असर करने वाला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप किसी भी इकोनॉमिस्ट का या किसी भी न्यूज चैनल पे अगर आप किसी बढ़िया वक्ता को सुनेंगे तो ये इन बिंदुओं पर काफी बात कर रहे हैं। अब ये है क्या, ये समझिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले मैं बताता हूँ आपको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये है कि 1 साल से अधिक समय तक जो है कोई व्यक्ति शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या कहीं पर भी कैपिटल में इन्वेस्ट करता है 1 साल से अधिक के लिए, तो उनको जो है पहले 10% का गेन पे टैक्स लगता था, लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर 12 गेन है, उस पे पहले 15% का टैक्स लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म तक जिससे मुनाफा हो सकता है। तो इस तरह 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक फिजिकल डेफिसिट वाला टर्म है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी हद तक पूछा जाता है। तो याद रखें कि इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.9% बताया गया है, और अगले अगले वर्ष के लिए जो है 4.5% का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यानी इस वर्ष का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.9% है, लेकिन आगामी जो अगला वर्ष होगा उसके लिए हमें फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा कम करना है, 4.5 तक लाना है, ये बात कहा गया है। उसके बाद ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो ग्रोथ रेट जो है वो 8.2% इस बार रहा है। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ रेट वाला। आप देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई, तो इन्फ्लेशन दर जो है वो 5.4% रहा है इस वित्तीय वर्ष में। उसके बाद देखिए बीपीएससी में एक बार ये पूछा गया था कि मुख्य मदे कहाँ क्या क्या है जिसमें खर्च होता है, तो मैंने इसको भी एक बार लिस्ट कर लिया है। अगर पैसे की आय की बात करें, बजट में पैसा जो आ रहा है सरकार के पास, तो मुख्य 3 प्राप्तियां जो हैं वो हैं, सरकार को उधार से 27% प्राप्ति होती है, इनकम टैक्स से 19%, जीएसटी से 18% और कारपोरेट टैक्स से 17%। तो ऊपर का कम से कम 1-2 जरूर याद रखें, है ना। हो सकता है कि आपको 3-4 पॉइंट दे दे और उसको कह दे सजाने के लिए। तो याद रखें कि सबसे ज्यादा आय जो है वो उधार से हो रहा है, फिर इनकम टैक्स से हो रहा है, फिर जीएसटी से हो रहा है, और फिर कारपोरेट टैक्स से हो रहा है। और व्यय की बात करें तो व्यय जो है वो सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा हो रहा है टैक्स में, उसमें चला जाता है, यानी 21% उसमें जा रहा है। फिर भारत सरकार ने जो कहीं भी टैक्स सॉरी लोन ले रखा होगा तो उसका जो व्यय है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, उसमें भी काफी पैसा जाता है। तो 19% जो है हमारे बजट का उसमें चला जा रहा है। फिर डिफेंस में 8%, सब्सिडी में 6% और पेंशन में 4%। ठीक है, उसके बाद अगर मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय की बात करें, ठीक है, अगर मंत्रालय की बात करें तो डिफेंस मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट को दिया गया है, फिर एग्रीकल्चर को, फिर होम मिनिस्ट्री को, और फिर एजुकेशन को। अब इसमें कौन कौन सा कितना कितना पैसा दिया गया है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे तो एग्जाम तक शायद कैरी ना कर पाए, तो उतना ही पढ़ें जितना एग्जाम तक जा सके, और इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस बार की बजट के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। ठीक है, जो मुख्य मुख्य बिंदु एग्जाम पर्पज से जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको मैंने इसमें कंपाइल किया है, इसको लिखा था। इसके बाद फिर हम लोग, मैं और रुपेश सर, इसको डिस्कस भी किए थे, फिर कुछ इसमें इनपुट और डाला गया, उसके बाद आपको ये दिया गया है। फिर पीडीएफ की बात है तो ये रुपेश सर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इससे संबंधित अगर और कुछ आप लोग भी कहना चाहते हैं, कुछ पॉइंट छूट गया हो, तो फिर अभी ऑन रहेगा डिस्कशन, इस पर हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। पहले क्या होता था कि हम कोई भी सरकार कितना भी लोन ले लेती थी, तो आने वाले जो